तो आपने देखी है रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको अलग अलग आंकड़े बताए हैं, लेकिन अब इन आंकड़ों को डिकोड करने के लिए, आसान भाषा में आपको समझाने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल यहां पर मौजूद है। और सबसे पहले मैं जाता हूं डॉक्टर राहुल पंडित के पास, जो कि मेंबर हैं कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र के, और चूंकि कोविड के मसले पर आप बहुत काम कर रहे हैं सर राहुल पंडित जी। हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर आर एन टंडन साहब, पूर्व सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं IMA के। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान कुमार हैं, कैंसर सर्जन हैं दिल्ली से। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं, और चूंकि हम चर्चा की शुरुआत करें तो एक पहला सवाल पहले अंशुमान जी आपसे ले लूं, और फिर मैं चलूंगा डॉक्टर राहुल पंडित के पास। मेरा पहला सवाल डॉक्टर अंशुमान आपसे ये होगा कि देखिए, ये आंकड़े बहुत ही टेक्निकल चीजें होती हैं जो आम लोगों की समझ में नहीं होती है, इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि हम लोगों को ये बताएं कि हम कोरोना को लेकर अभी कहां खड़े हैं, हमें ये पता तो चले कि हमारी बीमारी बढ़ रही है या घट रही है। अब ये इतने तरह के आंकड़े आने लगे हैं जिससे लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि कोरोना के हालात ठीक हो रहे हैं या बिगड़ रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर अंशुमान आपसे ये होगा कि टेस्टिंग का कम होना और पॉजिटिव रेट का बढ़ना, क्योंकि पिछले इस हफ्ते के पहले 3 दिनों में जो पॉजिटिव रेट है वो 9.3% है, जबकि पिछले 2 हफ्ते में 8.7% है था। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि टेस्टिंग का कम होना और पॉजिटिव रेट का बढ़ना, क्या ये कोई बड़ी चिंता की बात है? इसको जरा सर आसान भाषा में आप समझाएं। जी मृत्युंजय जी, बिल्कुल आपने सही बात उठाई कि मेडिकल के स्टैटिस्टिक्स को, जिसको आम भाषा में हम कहते हैं बायो स्टैटिस्टिक्स, इसको सबके लिए समझना, आम लोगों के लिए समझना वाकई मुश्किल का काम है। कारण यह है कि आंकड़ों में 8.7 या 9.3% का मतलब होता है 100 में 9.3, तो इंसान को आप डिवीजन में नहीं डाल सकते हैं। तो ये आंकड़े ऐसे होते हैं पर लाख या पर मिलियन, इस तरह से आंकड़े निकाले जाते हैं। अब जो सवाल है आपका, तो सबसे पहले तो कहां हम हैं। ऑफिशियल तौर पे बेशक हम अनाउंसमेंट करें या ना करें कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन में है नहीं है, बेशक हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन में है परिभाषा के तहत, इसमें कोई दो बात नहीं है। जहां तक बात है कि कितने नंबर ऑफ टेस्ट किए जा रहे हैं, कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, जो आज आपको टेस्ट का रिजल्ट दिख रहा है, जो केसेज आज पॉजिटिव दिख रहे हैं, इनका संक्रमण पिछले 7 से 21 दिन के पहले हो चुका है। उनके टेस्ट अगर सिम्टोमेटिक होने पे आज पॉजिटिव कर रहे हैं, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की टेस्टिंग करते हैं तो वो विदिन 7 डेज आप पकड़ लेते हैं। इसलिए बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है इसको एग्जैक्टली ये बता देना कि हम इंप्रूवमेंट की तरफ हैं या नीचे की मतलब डिटोरिएशन की तरफ है। इसको साधारण भाषा में समझाना मुश्किल है। ये जरूर है रिकवरी रेट हमारी बहुत अच्छी है, इसलिए हम मानते हैं कि संक्रमण अब सबको होना है, क्षति कम से कम हो, हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए, और इस पे हमारे भारतीय में क्षति कम हो रही है, ये अच्छी चीज है। अच्छा, तो ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि हमारी रिकवरी रेट अच्छी है, इस बात को लेकर थोड़ी राहत है, और जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी हमारा बहुत कम है दुनिया के मुकाबले, तो ये 2 राहत की बात है। लेकिन आंकड़े चूंकि बहुत कम नहीं हुए हैं, और जो पॉजिटिविटी रेट है वो ज्यादा है, 9.3%, मतलब बढ़ रहा है पिछले हफ्ते के मुकाबले, तो इसको लेकर हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अब मैं डॉक्टर राहुल पंडित आपके पास आना चाहता हूं। आप चूंकि मेंबर हैं कोविड टास्क फोर्स, ब्रेक के बाद भी हमारा खास शो जारी है, हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। अब मैं डॉक्टर अंशुमान आपसे पूछना चाहता हूं कि देश के 7 ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में कोरोना के मामले 66% हैं और डेथ रेट 77% है। 7 राज्य, और आप कह सकते हैं कि 100 जिले ऐसे हैं, अगर यहां पर थोड़ा ठीक से इंतजाम कर लिया जाए तो हम बहुत हद तक संक्रमण को कम कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से क्या प्लानिंग के लेवल पे कोई बड़ी दिक्कत है क्या, या फिर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये जानते हुए भी कि ये 7 राज्य हैं जहां पर 66% मामले हैं, तो फिर कहां पर चूक आपको दिख कहां पर रही है, और होना क्या चाहिए? अब बहुत वक्त बीत चुका है सर, 5-6 महीने का वक्त निकल गया, बहुत नुकसान हो गया, अब प्रॉम्प्ट एक्शन क्या होना चाहिए? जी मृत्युंजय जी, डॉक्टर टंडन ने बड़ी अच्छी एक बात कही कि प्री कोविड एरा, आप देखिए अभी कई लोग पूछते हैं इस बात पे कि ये कब नॉर्मल होगा। अब नॉर्मल से मतलब है प्री कोविड एरा में हम कभी नहीं जाएंगे, अतीत कभी भी लौट के आपके भविष्य के लिए तैयार नहीं होता है। तो जो अभी है इसको अब न्यू नॉर्मल माने, जनता से यही अपील है।
दूसरी बात जो आपने कही कि 7 राज्यों को मिला के सबसे अधिक जो नंबर है हमारे, आप देखेंगे इन 7 राज्यों की आबादी का घनत्व, मतलब पर हेक्टेयर आबादी अगर देखेंगे तो इन 7 राज्यों की सबसे ज्यादा है, नंबर 1। क्योंकि ये बॉडी टू बॉडी ट्रांसमिशन है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में जाना है, और जितने पास लोग रहेंगे, इसलिए तो डिस्टेंसिंग का नॉर्म आया था, जितने पास रहेंगे ये संक्रमण उतनी तेजी से बढ़ेगा, उतने ज्यादा लोग इन्फेक्टेड होंगे। उदाहरण के तौर पे दिल्ली, मुंबई 2 शहर को आप ले लें तो ज्यादा नंबर ऑफ केसेज यहां मिलेंगे। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो टेस्ट के नंबर को कम करते हैं, आंकड़े को छुपाने के लिए या कम दिखाने के लिए। ये अच्छी बात नहीं है। इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाकर, राज्यों में बंटवारा ना कर मेडिकल इशू रहने दिया जाए। मेडिकल इशू के हिसाब से मैं उन राज्यों को गोल्ड मेडल दूंगा जिन राज्यों ने सबसे ज्यादा नंबर टेस्ट किए। उससे क्या होगा, अर्ली आप पकड़ेंगे इन्फेक्टेड केसेज को, उनको आइसोलेट करेंगे ताकि नए लोग संक्रमित ना हो, इसकी संभावना कम करेंगे। तो आज भी स्टिल स्टैंड ट्रू की थ्योरी आज भी है कि आपका डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और आपका मास्क, यही अभी भी प्रोटेक्ट कर रहा है। वैक्सीन को इंतजार करके सोच के बैठे नहीं रहना है कि वैक्सीन आएगा और हम एक नए युग में एंटर कर जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। उदाहरण के तौर पे स्पेनिश फ्लू आप उठाइए, 1918 की कहानी है, आज भी उतने ही इन्फ्लुएंजा वायरस उतने ही। तो इसलिए न्यू नॉर्मल मान के, और इसमें पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों के टुगेदरनेस, एकजुटता की जरूरत है, पारदर्शिता की जरूरत है, और तभी हम इस पे काबू पा सकते हैं। यही एक सिद्धांत होगा। ये बात तो बिल्कुल, हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई और तमाम उपाय तो किए जा रहे हैं।